बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज़ तकी और आज हम गुफ्तगू करेंगे कि कौमी असम्बली में जो तरमीमी बिल्स मंजूर हुए हैं उसके हवाले से। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि बानी PTI की रिहाई के मामले को लेकर सलमान सफदर कुछ और बात कर रहे हैं, जबकि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा कुछ और बात कर रहे हैं। अलीमा खान भी उससे ज़रा हट के बात कर रही हैं, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ बुशरा बीबी जो पेश हुई उन्होंने जो गुफ्तगू की कोर्ट में, उसका भी जिक्र करेंगे। और साथ साथ हम बात करेंगे कि अमरीकी इंतखाबात होने जा रहे हैं आइंदा रोज़, तो उसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे, आलमी सतह पर क्या असरात मुरतब होंगे, और जो इस वक्त अमरीकी इंतखाबात को लेकर पाकिस्तान में गुफ्तगू की जा रही है वो क्या है। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं खालिद जमील साहब, हमाद हसन, फाद इरशाद और हुसैन अहमद चौधरी साहब। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूँगा। और खालिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज मजमूई तौर पर तमाम बिल्स की हम इंजीनियरिक बात कर रहे हैं, जो बिल्स कौमी असम्बली में मंजूर किए गए हैं, चाहे वो कोर्ट से जजेस की तादाद बढ़ाने के या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से थे या आर्मी एक्ट के हवाले से थे, आप क्या समझते हैं, क्या ये अवामी मफाद में है या सियासी मफाद में? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें अवामी मफाद तो बिल्कुल ज़ीरो है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वक़्त पाकिस्तान में जो एक जबर का या ज़ुल्म का या फुस्तायत का एक निज़ाम है, जो सरकारी इमारतों पर कब्ज़ागिरी के बाद कायम किया गया है, उस कब्ज़ागिरी को मज़बूत बनाने के लिए जो है कि ये एक सियासी मकासद की तकमील के लिए ये जो कानून साज़ी की गई है। और ये कानून साज़ी भी आप देखें कि अचानक जो है कि ये सारा लेकर आते हैं। अब आप ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर 59,000 केसेज़ हैं। उन 59,000 केसेज़ का बैकलॉग खत्म करने के लिए ऑलरेडी जो फुल कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें 6 माह का प्लान पेश हो चुका है, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है। 1 महीने के बाद दोबारा फुल कोर्ट बैठेगी और फिर 3 महीने और 6 माह के बाद उसका जायज़ा लिया जाएगा और उसमें मज़ीद क्या इस्लाहात हो सकती हैं, इसके ऊपर काम जारी है। लेकिन वही हुकूमत जो अभी चंद माह पहले जो है कि ये कहा गया कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को 4 इडाक जजेस की ज़रूरत है। फिर कहा गया कि जनाब इसको मज़ीद 5 जजेस की ज़रूरत है। और फिर अभी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर एक बिल आया हुआ था और उसको 17 से 25 की तादाद की गई, 21 से बढ़ाकर फिर मज़ीद 4 का इज़ाफ़ा किया गया। अब ये आए रोज़ रात को बैठते हैं, गिनती करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इतने जज हमारे फ़ायदे में आ सकते हैं, इतने हमारे हक़ में फ़ैसले दे सकते हैं, इतनों को हम काबू कर सकते हैं, इतनों को हम डरा सकते हैं, इतनों के हम अज़ीज़ अक़ारब को अग़वा कर सकते हैं। वो गिनती में जब ये हिसाब लगाते हैं तो फिर इनको हिसाब में पता चलता है कि नहीं, अभी तो वो उतने हमारे जज पूरे नहीं हुए जो हमारे मर्जी के फैसले दे सके। तो फिर हर रोज जब आंख खुलती है तो ये 4-4 का इजाफा करते करते अब उसको ये 34 17 रुकनी सुप्रीम कोर्ट है इस वक्त, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। और अभी 17 ही मजीद जजेस कह रहे हैं कि जनाब इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने चाहिए। जिस किस्म की ख्वाहिशात हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जो सियासी शराफिया है या इवन इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो शराफिया है, उनकी ख्वाहिशात को अगर देखें तो ये लगता है कि बहुत जल्द ये 340 जजेस जो है कि शायद उसकी कानून साजी भी कर बैठे। लेकिन इस वक्त अगर आप आइन और कानून को देखें, इस वक्त मुल्क के हालात को देखें, तो मेरा जी, ख्याल है कि इनकी सियासी ख्वाहिशात तो ये पाया तकमील तक मुझे होती हुई पहुंचते नजर हुए नहीं नहीं आ दिखाई रही। दे। अब ठीक है। ये तकमील के लिए कि कितने और इदारों को तबाह करते हैं, कितने और आईनी और रवायात जो होती है, कानूनी, आईनी, पार्लिमानी रवायत, उनको कितना ये रौंदते हैं, ये देखते हैं कि हम भी इस तारीख का हिस्सा बने हुए हैं और देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है ये तमाम तर एक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसमें अभी जजेस के हवाले से जिक्र किया गया तादाद बढ़ाने या प्रैक्टिस प्रोसीजर के हवाले से भी अभी उसकी डिटेल्स आना बाकी है। लेकिन हमाद हसन साहब, आर्मी एक्ट 1952 में भी तरमीम की गई 2024 में, एक जाहिर है अब इसका नया इतलाक होगा। 3 से 5 साल तक मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी गई है। आप क्या समझते हैं इस हवाले से, ये कितनी हद तक इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, इस मुल्क की इमेज के लिए बेहतर होगा? इस मुल्क का अलमिया तो ये है कि जो भी ताकतवर होता है वही नागुज़ीर हो जाता है। क्या बाजवा के हवाले से हमें ये नहीं समझाया जा रहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है? भाई वो कौम का बाप नहीं होता, वो कौम के मुहाफिजीन का सरबराह होता है, बाप नहीं होता। क्या साकिब निसार जैसे लोगों के बारे में हमें नहीं समझाया जा रहा था? वो बाबा रहमत वाली कहानियां जो उस वक्त फैली हुई थी। तो अगर आज एक फैसला हुआ है और वो पार्लिमान ने किया है, तो
कम अज कम जो जो हमारी गंदी और गलीज तारीख है शख्सियतों के हवाले से, तो कम अज कम इसको तो ये कवर हासिल है कि ये पार्लिमान का फैसला है। जो भी है किया तो करने वाला तो पार्लिमान ही है, तो फिर इसको एक्सेप्ट करने में। दूसरी बात, शख्सियतों का तकाबुल भी होना चाहिए। इस मुल्क में फौज के सरबराह याह्या खान भी रहे थे, इस मुल्क में बाजवा जैसा आदमी भी फौज का सरबराह रहा था। तो अगर शख्सियत का तकाबुल करे और कदरे बेहतर आदमी मुयस्सर है, तो हमने तो बहुत कुछ भुगता है, कम अज कम इसको इस पर भी थोड़ा सा टॉलरेंस का मुजाहरा करे। देखिए, सूरत हाल ये है कि इस वक्त इस मुल्क को बदतरीन सियासी, जमहूरी, मुआशी और अदालती हवालों से मसाइल और मुश्किलात का सामना है। तो अगर हमें बेहतर अफराद मुयस्सर आ सकते हैं तो ठीक है, हमें थोड़ा बहुत टॉलरेंस का मुजाहरा करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ताकि रियासत को बचाया जाए, ताकि जमहूरियत को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए एक ट्रैक मुहैया किया जाए, ताकि निज़ाम इंसाफ में बेहतरियां लाई जाए। एक और बात, खालिद जमील साहब ने बात की, लेकिन मुझे उनसे उनके नुक्ता नजर से थोड़ा सा इख्तिलाफ है। देखिए सर, ये 17 जजेस जो थे, ये तो गालिबन 1997 में आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के जरिए, तो अब 27 साल गुजरने के बावजूद भी क्या हम उन 17 जजेस के साथ चिमटे रहे कि ये होंगे? और उन 17 जजेस में से आप देख ले तारीख क्या कहती है, उसी 17 में से तो मज़ाहिर नकवी भी फूटा, उसी में से तो एजाजुल एहसन भी फूटा, उसी में से तो साकिब निसार और बंदियाल भी निकले। तो अगर बेहतरी की जानिब, अगर इस्लाहात की जानिब पार्लियामेंट जा रही है, तो मेरे ख्याल में एक्सेप्ट कर देना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम हर जगह पर मुखालिफत ही करें। और वैसे भी सही। इस मुल्क की आबादी 25 करोड़ है। सर एक सेकंड, इस मुल्क की आबादी 25 करोड़ है और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस की तादाद 60,000 के करीब है। तो अगर 34 जजेस आ जाए तो कौन सी क़यामत टूट पड़ेगी? कम से कम रफ्तार में तेजी आएगी। वैसे भी रफ्तार में तेजी आएगी, ठीक है, आप समझते हैं बड़ा अच्छा इकदाम हुआ है। अब जाहिर है उसके बाइस वर्षा में जब हम बात करते हैं तो जाहिर है यही बात है, जैसे अब 25 करोड़ आवाम का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या इससे आवाम को फायदा होने वाला है? यकीनन। देखिए, 60,000 पेंडिंग केसेस है सुप्रीम कोर्ट में। या अफरीदी साहब ने एक अच्छा इकदाम किया। पिछले हफ्ते उन्होंने एक हफ्ते के अंदर अंदर तकरीबन 994 केसेस लगाए थे, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि बर्डन बहुत ज्यादा है, तमाम केसेस पेंडिंग है। तो अगर इस हवाले से पार्लियामेंट भी कंट्रीब्यूट कर रहा है या एक अच्छे इकदाम की तरफ जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि हम हर जगह मुखालिफत हर जगह पे मुखालिफत कीजिए, ठीक है, चाहिए तादाद, ताकि केसेस जल्दी जल्दी हल हो। आप हमारे से सब तायद करते हैं। अब हुसैन चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जाहिर है ये बिल्स के हवाले से ये तमाम तर सूरत हाल हमारे सामने है, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा, एहतजाज, वो भी आपके पेश नज़र रहा। एक तो उनके मुतालबात कितनी हद तक जस्टिफाइड है, फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर की स्टेटमेंट भी है, और इसके साथ साथ ये जो बात सलमान सफदर साहब कर रहे हैं कि तोशाखाना केस एक ही रह गया, बाकी में तो खान साहब जो हैं वो क्लियर हो गए, तो अब आइंदा हफ्ते इम्कान है कि उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है, क्या ऐसा मुमकिन है? जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक ये बानी पीटीआई के जो केसेस का ताल्लुक है, जो अगर जमानत की बात करें तो वो सलमान सफदर ठीक कह रहे हैं कि जो तोशाखाना 2 केस है, जो कि अब नैब से एफआईए को मुंतकिल हो चुका है, उसमें अगर जमानत हो जाए तो टेक्निकली वो बाहर आ सकते हैं। मजीद ना ही कोई सजा है और ना ही कोई उनकी जमानत रहती है। लेकिन अगर किसी और केस में गिरफ्तारी डाल दी जाए, जिस तरह आपने पहले देखा कि मुख्तलिफ केसों में जब वो रिहा होते थे या जमानत होती थी या वो बरी होते थे, तो अगले ही लम्हे पता चलता था कि एक और केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। तो इस तरह तो अभी फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि जो तोशाखाना 2 केस है, उसमें अगर उनकी जमानत हो जाती है, बेल हो जाती है, तो जाहिर है उनके बाहर आने के इम्कानात जो है वो वाजे हैं। अगर 9 मई का जो केस है, अभी तक अहम जो चीज़ है वो 9 मई के जो केसेस हैं, आज भी आपने देखा कि रावलपिंडी में तकरीबन 500 से ज़ायद जो अफराद थे, बानी पीटीआई और साथ साथ शेख रशीद
और साथ सदाकत अब्बासी, राजा बिशारत समेत ये तकरीबन 500 मुल्ज़मान नामज़द थे। उनको आज जो है वो नकूल तक़सीम करनी थी और नकूल जो है वो तक़सीम की गई हैं और अब वो केस भी जो है वो अब ट्रायल की तरफ जो है वो जा रहा है। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि अगर तोशा खाना में बेल होती है, तो फिर मामला 9 मई की जानिब जाएगा, क्योंकि अब मज़ीद कोई और केस इस तरह बना नहीं है। दूसरी जानिब जो सलमान अकरम राजा हैं, अब वो थोड़ा दूसरे एंगल से वो चलाते हैं सारी चीज़ें। वो ये कहते जी। हैं कि हमें सड़कों पर फैसला करना पड़ेगा और पिछले हफ्ते उन्होंने हाई कोर्ट में टॉक भी की। उनका कहना था कि 4 लाख तक जो है वो लोग निकलें तो फिर जाके बात होगी। मतलब 4 लाख की उन्होंने फिगर भी बाकायदा दी है, लाखों की फिगर वो दे रहे हैं। और दूसरी जानिब जो पीटीआई रहनुमा है असद कैसर हैं, बाकी उनका भी यही कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर सड़कों पर निकला जाए और अवाम की अदालत में जाया जाए, अवाम की पार्लियामेंट में जाया जाए, बजाय ये जो पार्लियामेंट चल रही है जिसमें ये उजलत में सारी कानून साजी हो रही है, तो उसके बजाय जो है वो अवाम की पार्लियामेंट में जाना चाहिए। और वो ये इंदिया दे रहे थे जो 9 तारीख को उन्होंने सवाबी इंटरचेंज पर एक बड़ा जलसा रखा हुआ है, उसमें आप वो देखें कि कितने लोग आते हैं और वहां से वो उसको मैनेज कर पाएंगे, या फिर वो डी चौक वाली सूरत हाल होगी कि तो रहनुमा फिर सारे वहां ज़ाहिर से गायब हो गए, रहनुमा तो सारे ज़ाहिर है फिर गायब हो गए। एहतजाज के हवाले से जी जी आप समझते हैं कि ये ज़ाहिर है इन दोनों में राय का इख्तलाफ मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ फाद साहब आप क्या कहते हैं? सलमान अकरम राजा की भी आपने गुफ्तगू सुनी, सलमान सफदर की भी, और वो ये इस हवाले से समझते हैं। लेकिन अलीमा खान भी ये बात कर रही हैं, वो कह रही हैं कि नहीं, ये वकला जो हैं ये मिसगाइड कर रहे हैं और इनकी नीयत सही नहीं है, ये नहीं चाहते कि बानी पीटीआई बाहर आए। तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो हम प्रैक्टिस देखें उसमें ये ऐसा दिखाई दे रहा है? अलीमा खान की बात कितनी हद तक दुरुस्त है? क्या वकला की नीयत में कोई मामला है या इसके अलावा कुछ दीगर सूरत हाल पेश नज़र है? देखें जी, जहां तक इमरान खान की बाहर आने का सवाल है, वो एक देखें, इमरान खान के जो मसाइल है ना, वो रियासत के साथ नहीं है। उनके उनके मसाइल जो हैं वो कहीं और हैं। ठीक है, जब तक मामलात वहां से सही नहीं होंगे इमरान खान की मुझे नहीं नजर आता कि इमरान खान की जो है वो बेल इस तरह होगी। अलीमा खान कह रही हैं, ठीक है, वकला वकला जो है, देखें, पीटीआई में भी 2 ग्रुप्स बने हुए हैं इस वक्त। एक जो है एक वकला का ग्रुप है, ठीक है ना, और दूसरा जो है वो जो इमरान खान के क्लोज रहे हैं लोग, उनका ग्रुप है। तो लीमा खान का जहां तक सवाल है, उनका कहने का वो ठीक है। वो कह रही हैं कि वकला का है वो एक फैक्टर जरूर है कि वो उनकी तरफ से मुसलसल इल्जाम लगाया जा रहा है, वो ग्रुप बंदी है सारी। लेकिन लेकिन बात वहीं पे आकर ठहरती है। जैसे अभी मैं भी सुन रहा था, बात कर रहे थे कि तोशा खाना 2 में एक केस रह गया, वो बेल हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल, लेकिन वो बात में ज्यादा वजन है कि अगला केस जो है फिर वो 9 मई वाला बनेगा उनके ऊपर। ठीक है, क्योंकि जिनसे जिनसे मामलात खराब है इमरान खान के, जब तक मामलात उनसे ठीक नहीं होंगे, उधर कोई बात नहीं बनेगी, इमरान खान की बेल नहीं होगी। ये मतलब एक ये बात अंडरस्टूड है, जो मतलब समझ में आ रही है इस वक्त। सारी बात वो यही है। ठीक है। अच्छा, अब अमाल साहब आप क्या समझते हैं? 9 नवंबर को सवाबी में जलसे का ऐलान किया गया। पीटीआई लीडरशिप, ज़ाहिर है हमने गुज़िश्ता एहतजाज तो देखा, उसमें जो भी सूरत हाल पेश आई अली अमीन गंडापुर की लीडरशिप में, वो भी हमारे सामने है। 4 लाख का फिगर बैरिस्टर साहब भी दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं, कोई कामयाब जलसा हो पाएगा? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि खैबर पुख्तनख्वा में पीटीआई को एक मकबूलियत हासिल है, काफी बड़ी मकबूलियत हासिल है, और वो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में हमने देखा भी। लेकिन कुछ न कुछ मकबूलियत पर असर पड़ता जा रहा है, और उसके वजूहात ये है कि जो टीम लीडर हैं गंडापुर साहब, उनकी कारकर्दगी भी इंतहाई खराब है, उनका लहजा भी इंतहाई खराब है। वो सुबह शाम धमकियां देते रहते हैं। हालांकि पीटीआई में काफी सुलझे हुए और संजीदा लोग भी हैं, लेकिन चूंकि वो खान साहब के फेवरेट है और उनको टीम लीडर बनाया हुआ है, हालांकि उन्होंने कोई कारकर्दगी न सियासी तौर पर न का डिलीवरी के हवाले से कोई कारकर्दगी उनकी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो अभी तक क्यों इस ओहदे पर बैठे हुए हैं, और खान साहब ने उस हवाले से कोई फैसला नहीं किया, या पीटीआई क़यादत ने फैसला नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि पीटीआई को एक बड़ी मकबूलियत, तवाना मकबूलियत पुख्तनख्वा में हासिल है। उनके वहां पर चूंकि हुकूमत भी पीटीआई की है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी उनको है, कोई ऐसी बड़ी हर्डल भी नहीं होगी, तो यकीनन वो बड़ा जलसा कर सकते हैं। लेकिन इस जलसे पर बहुत दारोमदार भी होगा। अगर फर्ज करे पुख्तनख्वा के अंदर उनके जलसे में ज्यादा लोग नहीं आए,
तो फिर मकबूलियत पर सवाल भी उठेगा, और वो सवाल अली अमीन की बदतरीन कारकर्दगी की वजह से अली अमीन की बदतरीन कारकर्दगी की वजह से उठेगा। इमरान खान की मोहब्बत की कमी की वजह से नहीं उठेगा, वरना इमरान खान यकीनन बहुत फेवरेट है और वहां पर तो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत है, लेकिन तवक्को अली की जा अमीन सकती है। गंडापुर और उनकी काबीना की बुरी कारकर्दगी की वजह से अगर कोई जलसे में इतने लोग नहीं आए जितने एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, तो फिर उसके जिम्मेदार अली अमीन गंडापुर होंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसी में खालिद जमील साहब, ज़ाहिर है एक जानिब इस जलसे का इम्पैक्ट है, जो बैरिस्टर साहब जो बात करें सलमान खान से, वो यही बात करें ना कि हम अब अदालत जो है वो आवाम की अदालत में जाके बात करेंगे। इन अदालतों से तो ज़ाहिर है वो समझते हैं कि उनको उम्मीद नहीं है। इसके साथ साथ जो बुशरा बीबी ने बात की कि 9 महीने से इंसाफ की कुर्सी पे बैठने वाले मुनसफ़ों की नाइंसाफ़ी का शिकार हूँ, और अब भी मैं गाड़ी में कंबल और अपना बिस्तर लेके आई हूँ कि अगर हो सकता है अभी जेल भेज दिया जाए। तो जिस तरह की गुफ्तगू और तनकीद या शिकवा किया है आज मुनसफ़ों से बुशरा बीबी ने, ये कितनी हद तक बजा है? देखिए एतजाज, हर रोज सुबह जब मैं घर से दफ्तर के लिए निकलता हूं तो मैं भी अपना सामान गाड़ी में पूरा रख के निकलता हूं, क्योंकि इस मुल्क में जिस अंदाज के अंदर लोगों को उठाया जाता है, गायब किया जाता है, तो मैं भी ज़हनी तौर के ऊपर हर रोज खुदा हाफिज कह के जब जाता हूं तो उनको कहता हूं कि आप ज़हनी तौर के ऊपर तैयार रहें, मुमकिन है शाम तक मैं वापस ना भी आऊं। इस मुल्क के हालात तो ऐसे हैं, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, 3-4 चीजें जो है ना, मैं बड़ा क्विकली एक एक जुमले में ये कहना चाहता हूँ कि देखें, आर्मी चीफ कौम का बाप नहीं होता, वो कौम का मुलाजिम होता है। वो मेरे और आपके टैक्सों के पैसों के ऊपर मुलाजमत करता है, और उसकी मुलाजमत, उसकी सरकारी नौकरी का मकसद ये है कि उसने हमारी हिफाजत करनी है, उसके इदारे ने हमारी कौमी सलामती की हिफाजत करनी है। इसलिए तमाम सियासी जमातों को, तमाम दानिश्वरों को ना उसको कौम का बाप कहना चाहिए, ना उसको जनाब नागुज़ीर, कोई पता नहीं हम क्या से क्या बना देते हैं उनको, नहीं, वो महज एक सरकारी मुलाजिम है। खुदा के लिए उसको सरकारी मुलाजिम रखिए, उसको बादशाह सल्तनत और पता नहीं क्या से क्या हम बना देते हैं, वो ना बनाए। यही वजह है कि आज पाकिस्तान 70 साल तरक्की नहीं कर सका, कि हमने सरकारी मुलाजमों को जो है कि उनको पता नहीं हमने क्या से क्या बनाते रहे और क्या से क्या अलकाब देते रहे, जो हमारी तारीख की गलतियां हैं। दूसरी बात देखें, इसी मैं अमाद साहब से एग्री करता हूँ, इसी अदलिया ने उमर अता बंदयाल दिया, इसी अदलिया ने साकिब निसार दिया, इसी अदलिया ने आसिफ खोसा दिया, इसी अदलिया ने मलिक कयूम दिया 17 जजों में से, इसी अदलिया ने 17 जजों में से जस्टिस इरशाद हसन खान दिया, और इसी अदलिया ने 17 जजों में से एक ऐसा काजी भी दिया जो पाकिस्तान को गटर कहता था जब चीफ जस्टिस नहीं बना, कहता मैं गटर रह रहा हूं। और जब उसने इसमें 13 महीने जब उस काजी उल कज़ा साहब जो है चीफ जस्टिस बनकर बैठे रहे, तो मुल्क को इस हालत में छोड़ के जा रहे हैं कि वो गटर से भी बदतरीन जो है पाकिस्तान के हालात हैं। ये हमें इसकी इस्लाह करनी है, सबने इस्लाह करनी है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि देखें हम कहें जी कि हम 25 करोड़ हैं तो हमें जनाब यहाँ 34 सुप्रीम कोर्ट के जज चाहिए। केस मैनेजमेंट देखिए, हमारे पड़ोस में 1 अरब 40 करोड़ की आबादी और उनके लिए 33 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्या वहां पे नहीं 330 हो सकते? 1 अरब के 140 होने चाहिए थे वहां पर। फिर इस फार्मूले के तहत मेरा ख्याल है कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारी इंटेंशंस क्या है। अगर अवाम की फलाह बहबूद, अच्छा, इंटेंशंस पे मेरे ख्याल में हमाद साहब भी उसमें इस पे खालिद साहब जी एक सेकंड जवाब देना चाह रहे हैं। मशवरा कर लेते कि आपका प्लान क्या क्या नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है। नहीं, ये तो बड़ा अहम नुक्ता है जी हमाद साहब। जी खालिद साहब से मुझे एक इख्तिलाफ है। यकीनन जस्टिस कयूम, मैंने इसी शो में कई बार उनका जिक्र भी किया और मैंने मोरद इल्ज़ाम ठहराया तमाम सियासी क़यादतों को और तमाम हुकूमतों को कि उन्होंने इस हवाले से काम नहीं किया, उन्होंने वो यकसू नहीं हुए जमहूरियत के लिए। दूसरी बात यह कि काजी फाइज ईसा और साकिब निसार और बंदयाल में बहुत फ़र्क है। काजी फाइज ईसा ने जो भी कहा, लेकिन उनकी कारकर्दगी और उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखना चाहिए। क्या काजी फाइज ईसा ने मुशर्रफ का फैसला वापस नहीं किया, लेकिन इसी इमरान खान ने जस्टिस वकार फैसले पर मुशर्रफ का साथ दिया था, इमरान खान या जस्टिस वकार सेठ का साथ नहीं दिया था। इसी इमरान खान ने हमें समझाया था और इनके मेंबरान ने और इनकी पार्टी ने कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। ये हमने नहीं कहा, न खालिद जमील साहब ने कहा, न हमाद ने कहा, न किसी और दोस्त ने कहा। ये यही जुमात हमें समझा रही थी और हम उसको नहीं मान रहे थे। दूसरी बात तो पड़ोस के हवाले से, वहां पे 1 अरब की तादाद, पड़ोस के लोगों ने अपनी जमहूरियत को बेहतर बनाया है ना।
उन्होंने तो जस्ट स्वीकार की जगह मुशर्रफ का साथ नहीं दिया है। वो तो उन्होंने तो ये नहीं कहा कि फौज मेरे साथ हो और मैं इक्तिदार में हूं तो ठीक है, और मैं इक्तिदार में नहीं हूं तो फौज गलत ठीक है। है, उन लोगों ठीक ने है अहमद तो साहब। जमहूरी ट्रैक पर सफर किया तभी वो आगे बढ़े। जी अहमद साहब, बिल्कुल आपकी बात जो है स्टैब्लिश हो गई। खालिद साहब अगर उस पर करना चाहते हैं तो मैं खालिद साहब आपको नेक्स्ट उस पर करता हूँ, लेकिन हुसैन चौधरी साहब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जो गुफ्तगू की पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मुतालिक, कि वहाँ पे जिस यानी वो उनके जुमले हैं कि ये कराची बनता चला जा रहा है, फिर भत्ते तक की बात जो है वो कर रहे हैं। इस्लामाबाद में जो इस वक्त सूरत हाल है, क्या वजह है कि मुजरिम हमारी पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे? क्या मुहर्रकात हैं इसके पीछे कि मुसलसल स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं? जी देखिए, गुज़श्ता हफ्ते की अगर बात करें तो आज भी डीआईजी ऑपरेशन ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने दावा ये किया है कि जो बैंक डकैतियां हुई थी 2 से 3 दिन में 4-5 बैंकों को लूटा गया था, तो वो मुलजिम उन्होंने बताया है कि सरगोदा से उसका ताल्लुक है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और पहले ये कहा गया कि जी वो एक मजहबी जमात से है, लेकिन बाद में पुलिस ने उसकी तरदीद की कि ऐसी बात नहीं है। आज जो लापता वकील इंतजार बंजोता साहब जो कि गुज़श्ता रोज बाजियाब हो गए थे, वो भी एक कंट्रोवर्सी आपके सामने ही है सारी। तो वो आज उसकी बाजियाबी का केस चूंकि लगा हुआ था, दरखास्त तो डिस्पोज ऑफ हो गई। चीफ जस्टिस ने आज जो मुतलका हुकाम थे पुलिस के, उनसे मुखातिब होकर कहा कि इस्लामाबाद में जो हालत है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बड़ी खराब है। उन्होंने अपना हवाला दिया कि मेरे एक जानने वाले हैं, उनको भत्ते की पर्चियां जो हैं वो भेजी गई हैं। मतलब आप यकीन करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो ये कह रहा है कि हमारे जो रिलेटिव हैं या उनके कोई फैमिली मेंबर या कुछ जानने वाले हैं, उनको भत्ते की पर्चियां जो है वो भेजी गई हैं। तो आप ये सूरत-ए-हाल, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। और साथ उन्होंने मुआवजा किया है कि अब इस्लामाबाद जो कि वफाकी दारुल हुकूमत कहा जाता है, वो अब आहिस्ता-आहिस्ता कराची बनता जा रहा है। कराची में जो सूरत-ए-हाल थी वो अब इस्लामाबाद में बन चुकी है। और साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो वकील जो बाजियाब होकर आए हैं, उनकी जो कंडीशन है वो टीवी पर मैंने देखी है, चीफ जस्टिस ने कहा। तो उनका ये भी कहना था कि काफ़ी वो बिल्कुल सही नहीं थी और बड़ी बैड सूरत-ए-हाल थी। और उस पर भी उन्होंने कहा कि अभी फिर फ़ौर उनका बयान जो है वो कलमबंद ना किया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इसको अभी आगे चूँकि ये देख रही थी केस, तो उन्होंने कहा कि जब उनकी तबीयत संभल जाए, जब वो सेट हो जाएँ, ठीक हो जाएँ, तो उसके बाद तभी जाके उनका बयान कलमबंद किया जाए। तो इस्लामाबाद की सूरत-ए-हाल तो बड़ी गंभीर होती जा रही है, जो कि स्ट्रीट क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पर जो शुएब शाहीन थे, जो वकील थे, उनका ये कहना था कि सारा जो पुलिस का फ़ोकस है वो सियासत की तरफ है और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके रहनुमाओं के पीछे हैं और उनको दहशतगर्द समझकर सारी जो ताकत है, जो ज़ोर है, वो उस तरफ चला जाता है। और दूसरी जानिब जो है वो स्ट्रीट क्राइम और जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल है, वो बड़ी उसमें ख़राब इजाफा हो रहा सूरत-ए-हाल है। है। ठीक है। जी अब खालिद जमील साहब, आप क्या समझते हैं? ये तो देखने में आ रहा है कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे में, बल्कि गुज़िश्ता चंद माह में तो एकदम इजाफा हुआ है इस्लामाबाद में जो वारदातें हुई हैं, और होती चली जा रही हैं रोज़ाना की, कुछ रिपोर्ट होती हैं, कुछ नहीं होती। अब दूसरा ये, हमारे जहाँ पे कैपिटल के अंदर कैमरे नस्ब किए गए थे कि उससे जराइम में भी कमी आएगी, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के हवाले से भी ये सारी सूरत हाल, कैमरे नस्ब किए गए थे कि उसको सूरत हाल को मॉनिटर किया जा सकेगा। अब आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या कोई पुलिस की नाकामी जो है वो पुलिस की अपनी वजह से है, या जो शुएब शाहीन बात कर रहे हैं कि उनकी तवज्जो कहीं और है, इस वजह से स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है, या कुछ और मामलात और वजूहात भी आप समझते हैं? देखिए, जहां तक मुझे 27 साल हो गए इस्लामाबाद में रहते हुए, और यहाँ बेशतर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे राब्ता रहता है, बातचीत होती रहती है। मेरा ख्याल है कि जो इवन पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर से हमें जो इनपुट मिलता है, वो ये कहते हैं कि अभी जो हाई लेवल के ऊपर जितने भी ऑफिसर्स लाए जा रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म की कमी है। वो सियासी मकासद के लिए जो उनको फ़राइज़ सरंजाम देने के लिए अहकामात दिए जाते हैं, उनके ऊपर वो ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। और जो जराइम की रोकथाम या इवन जो पुलिस की अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारी है, पुलिसिंग या बाकी, उसके ऊपर जो है कि तवज्जो कम है। और सियासी मकासद और सियासी इंतकाम के लिए जो निशाना बनाया जा रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा है। दूसरी बात जो है कि यहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर्स थे इस्लामाबाद पुलिस के, उनको सुपरसीड करके यहाँ पे जूनियर्स को यहाँ पे मुख्तलिफ ओहदे दिए गए हैं। और इसमें आप अगर रिकॉर्ड जाके देख लें, आपको वहां से अंदाजा हो जाएगा इसका। ये हुआ, और जिसके अंदर डिपार्टमेंट के अंदर बददिली है, उनके कई ऑफिसर्स जो हैं कि इस एतबार से भी वो देखते हैं कि जनाब जूनियर ऑफिसर्स को लाया गया, उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
टास्क उनको बराह रास्त कहीं बाहर से मिलते हैं और वो बैरूनी टास्क के ऊपर जो है कि इस फोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसा भी है, इसके अंदर ऐसी चीजें भी हमें देखने को मिली हैं कि इस्लामाबाद पुलिस से तल्लक ही नहीं जिन लोगों का, वो हाई लेवल ऑफिशियल्स मीटिंग के अंदर बैठते हैं और यहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जो सारी चीजें इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं, वो उनसे एडवाइस ले रहे होते हैं और कार्रवाइयां यहाँ पे हो रही होती हैं, जिसकी वजह से जो है कि वो क्राइम रेट बढ़ रहा है। दूसरा जो है कि आपकी वैसे भी जहाँ पे माशी हालात खराब हो, जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही हो, जहाँ पे इंसानी हकूक की पामाली हो रही हो, तो वहां भी इस किस्म की चीजें बढ़ जाती हैं। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अहम जो चीज होती है वो ये होती है कि जिन इदारों ने इन चीजों को कंट्रोल करना होता है, अगर वो फोकस होकर काम कर रहे हो, वो दाएं बाएं ज्यादा जो है कि वो लूट मार ना कर रहे हो। अभी आपको कितनी ऐसी फुटेजेस पिछले 2 सालों के अंदर आपके सामने आई हैं कि जब पुलिस किसी घर में रेड करती है, चाहे वो पॉलिटिकल है या वैसे हैं, वहां रेड करते हैं, वहां तोड़ फोड़ भी करते हैं, चीजें भी उठा के ले जाते हैं। अब इस किस्म की सरगर्मियां जहाँ पे हो रही होंगी, उसमें फिर आप ये अंदाजा लगा लें कि नीचे जो लोग होंगे वो क्या खिदमात सर अंजाम देंगे। जब सही। आपको हर वक्त ये ऑर्डर्स मिल रहे हो कि आपने फलां के मुखालफिन को ये करना है, वो करना है, इस तरह से करना है, उस तरह से करना है, तो वो इस चीज की जो है कि इनके अंदर इस वक्त जो आप कह रहे हैं कि बददिली सी भी है, और दूसरा जो है कि ये इस्लामाबाद पुलिस फोकस नहीं है, ये पोलिटिसाइज, हाईली पोलिटिसाइज इस्लामाबाद पुलिस हो चुकी है। ये इस्लामाबाद पुलिस का मिजाज ही नहीं था। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये तो हम दुनिया भर में कहीं जाते थे तो हम इस्लामाबाद पुलिस की और जो मोटरवे पुलिस है इसकी तारीफ किया जी करते थे, यार कितने प्रोफेशनल लोग हैं, इतने डेडिकेटेड लोग हैं, जी बिल्कुल, उसको तमीज से पोलिटिसाइज कर बात दिया करने गया वाले है। हैं। ये तमाम जी अकदार इस्लामाबाद पुलिस से पता नहीं कि दूर दूर तक हमें नजर ही नहीं आती अब। ठीक है, इस वक्त पोलिटिसाइज कर दिया गया पुलिस को, और वो बुनियादी वजह है कि इस वक्त क्राइम रेशियो बढ़ रही है। तो इस पे जाहिर है इक़्तिदार को ही देखना होगा, फिर जिम्मेदारी तो अल्टीमेटली उन्हीं पर ही आयद होती है। मजीद भी बात करेंगे, PI निष्कारी का मामला भी है और अमरीकी इंतखाबात का। ये ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।